नमस्कार। हिंदुस्तान अरावली से मैं अंजलि सिंह राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर पीयूष पांडे सर, जो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए जानते हैं वो छात्रों को किस प्रकार मोटिवेट करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर, मैं आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी और आप मुझे कुछ बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है। आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमबीए इन आईटी, CCNA विप्रो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड मोटोरोला सर्टिफाइड वायरलेस इंजीनियर। एज फार एज मेरे एक्सपीरियंसेस जहाँ तक कंसर्न है, मैंने एकेडमिक्स का भी एक्सपीरियंस लिया है और इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस लिया है। मुझे 2 कॉलेजेस में एज प्रोफेसर वर्क करने का एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी कालाम हिमाचल प्रदेश। मैंने बीटेक बीएससी कॉलेज से की है, IITT कालाम हिमाचल प्रदेश से। इंडस्ट्रीज में मुझे विप्रो में काम करने का एक्सपीरियंस है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, HCL, ब्रिटिश टेलीकॉम, डेल, जस्ट डायल, यूनिनॉर, यूनिसेफ और अपनी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एज स्टेट हेड भी काम किया है फॉर सर्व शिक्षा अभियान। सर, आपने इतनी जगह काम किया है, सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे, तभी तो किसी दूसरी जगह गए होंगे आप जॉब के लिए। फर्स्ट आपने ज्वाइन किया होगा, फिर फर्स्ट जॉब आपकी कितने ईयर्स रही? एक्चुअली फर्स्ट जॉब मेरी 2 इयर्स थी। मैं अपने कॉलेज में एज लेक्चरर था कंप्यूटर साइंस का। 2 साल वहाँ काम करने के बाद मेरा मेजर फोकस इंडस्ट्री की तरफ ही था। तो मैंने विप्रो इन्फोटेक का इंटरव्यू दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। तो उसके बाद मैंने वहाँ 2 साल काम किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 उनका प्रोजेक्ट था। वहाँ पे मैं एज ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियर और रेडियो इंजीनियर था। तो इट वॉज अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और आफ्टर 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, तो डिसकंटिन्यू हो गया वहाँ से। उसके बाद मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, IT सोर्स टेक्नोलॉजीज। ये भी एक NCR की प्रोमिनेंट IT ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे मैंने बहुत सारी अदर लोकेशंस पे काम किया जो कि कंट्री की प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं। इनके कुछ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स थे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एबॉट फार्मास्यूटिकल्स, टाटा इंडिकॉम और यूनिनॉर। इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे मैं इन सभी कंपनीज में 2 मंथ्स के गैप पे मैंने काम किया। उसके बाद मैंने HCL ज्वाइन करी। HCL में मैंने अगेन एज नेटवर्क इंजीनियर काम किया फॉर 1 ईयर। HCL के बिहाफ पे हम ब्रिटिश टेलीकॉम को सपोर्ट करते हैं और आफ्टर लीविंग HCL मैं फिर गोरखपुर में आया। यहाँ पे एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, फेयर डील फिनकॉर्प। मैंने वहाँ पे काम किया एज मोटिवेशनल स्पीकर एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। वहाँ पे 1 साल काम करने के बाद मुझे हरिद्वार से ऑफर आया एज स्टेट हेड फॉर सर्व शिक्षा अभियान ऑन बिहाफ ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का नाम था यूनिसेफ। फिर मैंने यहाँ पे काम किया एज स्टेट हेड फॉर सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखंड 1 साल के लिए और उसके बाद मैं फिर वापस गोरखपुर आया। मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन किया गीडा में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट ITM गीडा गोरखपुर। यहाँ पे मैं एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर काम कर रहा था और काम कर रहा था एज प्लेसमेंट एसोसिएट। सर, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपके मन में ये चाहत कैसे आई, या किसी ने आपको इसके लिए सपोर्ट किया, या किसी के कहने पे हुआ, या खुद के अंदर से ये चीजें आप में आई? एक्चुअली मैं दिल्ली NCR में जब जॉब कर रहा था, विप्रो में जॉब करते टाइम, क्योंकि हमें क्लाइंट को सपोर्ट करना पड़ता है एज इंजीनियर, तो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ क्लाइंट के साथ हमारी बिहेवियरल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, क्लाइंट हमसे और क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। और उन पर्सनैलिटी चेंजेस से रिलेटेड वर्कशॉप्स विप्रो हमें खुद करवाता था। विप्रो टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी देता था। तो मेरा उस तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा था एज कंपेयर टू टेक्निकल थिंग्स। उसके बाद सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। वहां पे भी पहले टेक्निकल स्किल्स एनहांसमेंट के ऊपर कम फोकस किया गया, प्रोफेशनल स्किल्स एनहांसमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया। दोनों तरह की ट्रेनिंग्स हुई। उसके बाद थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी यही हुआ, पहले कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड देन टेक्निकल ट्रेनिंग्स। क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये सारी ट्रेनिंग्स मुझे मिलती रही, तो मेरा फोकस और ज्यादा इसकी तरफ
बढ़े रहे। और फिर मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता था, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग खुद की इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करता था, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ता था, मैगजीन्स पढ़ता था, खुद यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखता। तो फिर इस तरफ रुझान हो गया और फिर फाइनली इसी डायरेक्शन में मैं मूव कर गया। सर मुझे ये बताइए कि गुड पर्सनालिटी कैसे बनाना चाहिए, कोई कुछ टिप्स बताइए उसके लिए आप मुझे। गुड प्रोफेशनल पर्सनैलिटी की सबसे पहली खास बात यह है कि जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उसके अंदर परफेक्शन होना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर परफेक्शन है। आपका चॉइस ऑफ प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। आप जिस चीज में परफेक्ट हैं आप उसे अपना प्रोफेशन बनाएं और उस चीज की इंट्रिकेसीज को जानने की कोशिश कीजिए। अगर अपने फील्ड की आपको परफेक्ट नॉलेज है, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी उस फील्ड के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगी। और सेकेंड चीज है, साथ के साथ आपको इंग्लिश एनहांसमेंट करनी है। आज के मॉडर्न टाइम में अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर सक्सेस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रोफेशनल पर्सनैलिटी के साथ साथ इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। और इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आप लोगों को। आजकल का माहौल ऐसा है कि भागती दौड़ती जिंदगी, और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े बड़े शहरों में 24/7 वर्क एनवायरनमेंट है। अब इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में जहां पे आपको खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा है काम से फ्री होने के बाद, तो एक्स्ट्रा कहां से क्या करेंगे। इसलिए मैं फोकस करता हूं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट लगाते हुए अपनी इंग्लिश को एनहांस करने का प्रयास करें। किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है उसके शब्दकोश को समझना। उस भाषा में कितने सारे शब्द हैं, उन शब्दों को विभिन्न परिस्थितियों में हम किस प्रकार यूज करते हैं। वर्ड की नॉलेज तब होगी जब हम किसी चीज के टेक्स्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रांग तब होगी जब हम इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। इंग्लिश न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़िए, इंग्लिश मैगजीन ज्यादा पढ़िए, इंग्लिश जर्नल्स ज्यादा पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि अलग अलग सिचुएशंस में हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले है रीडिंग स्किल्स, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज ये कि आपको ये समझना है कि एक्चुअली इंग्लिश बोलनी कैसी है प्रॉपर। उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स आप रेगुलरली देख सकते हैं। मैं कुछ प्रोमिनेंट स्पीकर्स को फॉलो करता हूं जिनका नाम मैं देना चाहूंगा। शिव खेड़ा, प्रिया कुमार, गौड़ गोपाल दास और जय शेट्टी। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और भी हैं, मैं क्षमा चाहूंगा मैं कईयों का नाम मिस कर रहा हूं। मैं इन 4 व्यक्तियों का नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन चारों को बहुत फॉलो करता हूं। मैं फिर से नाम रिपीट करना चाहूंगा, शिव खेड़ा, प्रिया कुमार, गौड़ गोपाल दास और जय शेट्टी। जब ये लोग स्टेज पे होते हैं आप इनको देखिए कि ऑडियंस के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से उनकी इंग्लिश का फ्लो होता है। बोलते समय कहां पॉज लेना है, कहां अपनी पिच हाई रखनी है, कहां अपनी पिच लो रखनी है, किस पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज करना है, किस पे नहीं करना, ऑडियंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, ऑडियंस को कैसे अपनी स्पीच में इन्वॉल्व रखना है कि वहां बैठी हुई ऑडियंस बोर फील ना करे। ये सारी स्किल्स आपको इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख के पता। तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखना आप शुरू करें। इससे हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली हमें बोलना कैसे है क्राउड के साथ। और यह तो रही बात दूसरों को देखकर समझने की और किसी को सुनकर समझने की। अब बात आती है स्पीकिंग। और स्पीकिंग में हमें मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा एटमॉस्फेयर मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, और मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर न होने की वजह से हमें बैक टू बैक बात करने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका की सोसाइटी आप देखिए, उनकी भाषा ही अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी छोड़ के वो किसी चीज में बात ही नहीं करते। डेफिनेटली उनकी भाषा है, परफेक्ट है। हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा हिंदी है तो हम मैक्सिमम हिंदी में ही बात करते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का जो फ्लो है वो टूट जाता है। इसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए कहूंगा, आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह की भी ग्रेजुएशन कर,
अपनी किताब में से ही कोई एक टेक्स्ट आप पढ़िए, क्योंकि वैसे भी वो पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। उसे आप पढ़िए, थोड़ा सा उसको याद करिए, शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी मिरर इमेज के साथ बात करिए। अपनी मिरर इमेज के साथ बात करिए। मिरर इमेज के साथ बात करते वक्त हमें बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो यदि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि मैक्सिमम कोई हमसे इंग्लिश में बात करे, तो ये टेक्निक हम अपना सकते हैं। हमारी मिरर इमेज बिल्कुल वैसे एक्ट करती है जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और आप डेली बेसिस पे अपनी मिरर इमेज से बात करेंगे तो आपका वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बन जाएगा इंग्लिश में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना। सर, आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप छात्रों के लिए क्या करना चाहते हैं? छात्रों के लिए मैं, जैसे कि ये जो टिप्स मैंने बताई, मैं छात्रों से चाहूंगा कि यही टिप्स छात्र हमारे फॉलो करें, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में इंग्लिश बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप इनिशियली नए नए जाते हैं, जब आप शुरुआती दौर में होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी टेक्निकल स्किल्स पर। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रमोशन पाते जाते हैं, हायर पोजीशन पाते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और टेक्निकल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज घटती हैं। और जैसे जैसे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, पब्लिक डीलिंग बढ़ती है। एम्प्लॉय नया होता है किसी कंपनी में, वो सिर्फ अपने एरिया में फोकस रहता है, नई नई चीजें सीख रहा होता है। जैसे आगे बढ़ता है, उसे मैनेजरियल पोजीशन मिलती है, उसका लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन पे वो कंपनी को बिजनेस देने वाले काम में लग जाता है। और जहां कंपनी को बिजनेस देने वाला काम होता है, वहां पब्लिक इंटरेक्शन होगा। और ऐसे केस में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे केस में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। सर, आप अपने YouTube चैनल के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा YouTube चैनल बेसिकली दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। पहला, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, और दूसरा है जनरल मोटिवेशन, कि जनरली रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनसे हमें कुछ सीखने की जरूरत है और फिर उसे और बेहतर करने की जरूरत है। ये मेरा मेजर फोकस है हमारे YouTube चैनल का। प्राइमरी फोकस है कि हाउ टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश स्किल्स सो दैट यू कैन डील विद पीपल ऑन डेली बेसिस। और दूसरा ये है कि आप किस तरह से अपनी और प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकक्योंकि इंग्लिश एनहांसमेंट के साथ साथ अदर प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना भी उतना ही रिक्वायर्ड है। तो मेजर फोकस मेरे YouTube चैनल का ही है। सर, छात्रों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? छात्रों के लिए बस यही मैसेज दूंगा कि इंग्लिश एनहांसमेंट बहुत जरूरी है। आजकल क्या है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, IITM कॉलेज बीना में, वहां पे मैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में था, और बच्चे फाइनल ईयर के अपने फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के बाद उन्हें हमें उनकी प्लेसमेंट करवानी पड़ती है। हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करते थे कॉलेज के अंदर, वो इंडस्ट्रीज वहीं उनका इंटरव्यू लेती थी। इंटरव्यू कई सत्र में होता था, फेस टू फेस राउंड, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन इंटरव्यू, कई प्लेटफॉर्म पे होता था, डिपेंडिंग ऑन चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि आ रही है कैंपस प्लेसमेंट पर। ऐसे मौकों में कई बार बच्चे टेक्निकल स्किल्स में उत्तीर्ण कर जाते हैं, लेकिन जहां ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की बात आती है, जहां HR के सामने फेस टू फेस टॉक करने की बात आती है, वहां पे थोड़ा फंबल करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। या तो HR के सामने आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते, या HR अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उन्हें थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने में हेजिटेशन। कंपनीज इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट क्यों रिक्वायर करती है, इसके पीछे एक कारण। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अगर एम्प्लॉय पब्लिक डीलिंग में बेस्ट है, तो वो एम्प्लॉय कंपनी को बिजनेस प्रोवाइड करेगा। अगर एम्प्लॉय कंपनी को बिजनेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑफिस में आ रहा है, अपने हिस्से का काम कर रहा है, चले जाओ, ये चीज कंपनी एक्सेप्ट नहीं। कंपनीज
ये मानती हैं कि जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है वो अपना काम तो करे, साथ के साथ हमारे लिए किसी वे में वो वैल्यूएबल रहे, हमें बिजनेस ला रहे। और बिजनेस तब एक्सपेंड करेगा जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरैक्शन का मुख्य माध्यम है इंग्लिश भाषा। तो अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तो आप क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे तो कंपनी को बिजनेस नहीं मिलेगा, और कंपनी को बिजनेस नहीं मिलेगा तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। सर, अगर किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, उसको कैसे बढ़ाए, उसके लिए आप कुछ बताइए उन्हें। वही टिप्स कहूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है। मुख्य बात हमें यह समझनी है कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है और आप ऐसे में बाहर वो एटमॉस्फेयर ढूंढ रहे हैं कि काश मुझे बाहर वो एटमॉस्फेयर मिलता जहां मैं इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ जुड़ता और मुझे सीखने को मिलता, तो वो बहुत रेयर चांस है उस चीज का। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दिस इज इंडिया एंड वी आर मेजरली हिंदी स्पीकिंग कंट्री। हम हिंदी स्पीकिंग में बिलीव करते हैं, आपस में इंटरैक्ट हिंदी में करते हैं। तो यहां पे उस तरह का एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा अनलेस आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के पार्ट हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा बनने वाले हैं, उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा बनने के हिसाब से तैयारी करें। लेकिन तैयारी कैसे करेंगे, वो एटमॉस्फेयर तो है नहीं। तो वो एटमॉस्फेयर आपको खुद क्रिएट करना, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर खुद क्रिएट करना। और वो कैसे क्रिएट करना है उसकी टिप्स मैंने आपको बता दी थोड़ी देर पहले। आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज चैनल देखिए, डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। कई बार हम कहते हैं कि इंग्लिश एनहांसमेंट के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, क्यों हम कहते हैं कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर किस तरह की खबरें रखता है जो डेली बेसिस में हो रही है। डेली लाइफ में कॉमन ह्यूमन बीइंग के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी समाचार हमें देता है, न्यूज़पेपर हमें देता है। चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी हो, चाहे वो सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी हो उससे रिलेटेड कोई जानकारी हो, बजट से रिलेटेड कोई जानकारी हो, इन सब की जानकारी न्यूज़पेपर हमें देता है अलग अलग सेक्शंस में, स्पोर्ट्स सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, हम सभी जानते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में अलग अलग होने वाली घटनाओं को किस प्रकार सही शब्दों द्वारा दर्शाया जाए अंग्रेजी में, इसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन से एप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें यूज करने हैं उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से जो वोकैबुलरी है हमारी इंप्रूव होती है, उससे फर्क यह पड़ता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में होने वाली किसी भी चीज को आप बेधड़क इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाए। सर, पूर्वांचल में कोई चेंजेस आप चाहते हो वो बताइए। पूर्वांचल में इस वक्त मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चेंज रिक्वायर्ड है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना पूर्वांचल में बहुत ज्यादा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है। सरकार द्वारा इंडस्ट्रीज को एटलीस्ट 10 साल के लिए टैक्स फ्री एक बहुत बड़ा लैंड एरिया दे दिया जाता है। वहां पे इंडस्ट्रीज इनवाइट करी जाती है। इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि उस लैंड एरिया में वो अपना बिजनेस सेटअप करें, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएं, नई नई क्रिएटिव मशीनरीज लगाएं, अपने आप को सेटअप करें, अपना एक बेस बनाएं, इंडस्ट्रियल बेस बनाएं। 10 साल तक टैक्स एग्जम्पशन है, 10 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। उन 10 सालों में इंडस्ट्रीज अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लेती है कि 10 साल बाद अगर टैक्स लगना शुरू भी हो तो भी इंडस्ट्रीज उस पोजीशन में होती हैं कि वो किसी भी तरह का टैक्स पे कर पाए। ये एक इनिशियल रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि फॉर 10 इयर्स आपके लिए टैक्स फ्री लैंड हम ले रहे हैं, आप आइए वहां ज्यादा से ज्यादा अपनी इंडस्ट्री सेटअप करिए। 10 साल में डेफिनेटली आप इतना ग्रो कर पाएंगे कि आप टैक्स देने के लिए सक्षम हो जाएंगे, और डेफिनेटली इंडस्ट्रीज इतना ग्रो करती है। और इसका फायदा यह होता है कि उन 10 सालों में इंडस्ट्रीज इतना बढ़ जाती हैं कि उस शहर के लोगों को तो अच्छी नौकरी मिलती है,
जहां पे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया गया है, उसके साथ साथ उस शहर से जुड़े कई और स्मॉल टाउन्स, स्मॉल विलेजेस, वहां के बच्चों को भी कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक वाइड एरिया को कवर करता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, पूर्वांचल में भी और भारत के और स्टेट्स में भी जहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है। सर, आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं या कभी विदेश जाने की सोच है कि नहीं विदेश जाना चाहिए हमें, कभी माइंड में ऐसा आता है, या इंडिया में ही रहना है? एक्चुअली झूठ नहीं बोलूंगा, विदेश जाने का विचार तो मन में आता ही है। विदेश जाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए भी एक सोच है। अगर विदेश कभी जाऊं तो वहां जाके नई टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज, अपनी फील्ड में नई इनोवेटिव चीजें सीख कर आऊं और फिर वापस इंडिया में आके उन्हें इंप्लीमेंट करूं। मेरा विचार ये है कि अगर कभी विदेश जाना भी हो तो वहां से नई क्रिएटिव इनोवेटिव चीजें सीख कर मैं वापस आऊं और इंडिया में उस चीज को इंप्लीमेंट करूं हमारे देश की तरक्की के लिए। सर, आगे भविष्य में आप बच्चों के लिए कुछ सोचे होंगे, क्या करना चाहते हैं वो बताइए। बच्चों के प्रॉपर भविष्य के लिए मैंने एक बुक लिखी है जो बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च करने वाला हूं मैं। ये बुक बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड है, बच्चों के जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। बच्चों को जॉब लेने के लिए किस तरह से सहूलियत हो सकती है और बच्चों को प्रोफेशनली खुद को कैसे बिल्डअप करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने बुक लिखी है जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। और इसके साथ ही मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक एमबीए, ER.पीयूष पांडे ट्रेनर बीटेक एमबीए। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं ऑलमोस्ट डेली आजकल वीडियोस बना रहा हूं। ये यूट्यूब चैनल मैंने 2015 में स्टार्ट किया था और इस यूट्यूब चैनल का फोकस है बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करने में मदद करना और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और क्रूशियल मोटिवेशनल चीजें बताना। जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो इनिशियली मैं हफ्ते में एक वीडियोस बनाता था, लेकिन जैसे जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस फील्ड से बढ़ते गए मैंने थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज किया। ट्वाइस अ वीक बनाना शुरू किया, थ्राइस अ वीक बनाना शुरू किया। आजकल मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे आशा है कि जिस तरह के वीडियोस मैंने बनाए हैं और जो कंटेंट मैंने यूट्यूब चैनल में डाला है वो डेफिनेटली हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। सर, आपकी बुक का कुछ शीर्षक आपने कोई नाम रखा होगा, आपने नाम नहीं बताया है आपका। बुक का शीर्षक वगैरह जब लॉन्च होगी डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको, पर अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिटेल आपको दे नहीं पाऊंगा। जब वो मार्केट में लॉन्च होगी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को पसंद आएगी। ऑल इन ऑल मैं अभी यही कह सकता हूं कि वो बुक बच्चों के प्रोफेशनल फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए, बच्चे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे खुद को बिल्डअप करें और जॉब ज्वाइन करने के बाद किस तरह से वहां पे बेटर परफॉर्म करें कि ताकि वो एज गुड प्रोफेशनल अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज कर सकें। ये बुक इससे रिलेटेड है। बहुत जल्दी बुक मार्केट में आने वाली है और डेफिनेटली आप लोगों का आशीर्वाद रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल ये बुक सिद्ध होगी। सर, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन किया? इसमें मुझे दो लोगों ने मेजरली सपोर्ट किया। सबसे पहले तो मेरी वाइफ, जिन्होंने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया। मैंने जब इनसे भी जिक्र किया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ मुड़ना चाहता हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उनके ऊपर काम कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपको है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट रहा आदरणीय असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पवन पांडे जी का। डॉक्टर पवन पांडे जी दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। प्रोफेसर पवन पांडे जी के माध्यम से ही
मुझे पहली बार अवसर मिला दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में अपना प्रोग्राम करने का, जिसके अंदर मैंने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी थी। और सेकेंड टाइम भी पवन पांडे जी के माध्यम से मुझे मौका मिला दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में पुनः विजिट करने का, जिसके अंदर मैंने इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स के ऊपर सेमिनार दिया था। तो दोनों ही सेमिनार बहुत इफेक्टिव हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे, तो इनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी वाइफ से जानना चाहूंगी कि वो आपको कैसे और किस प्रकार सपोर्ट की। आइए मिलवाते हैं इंजीनियर पीयूष पांडे की वाइफ रत्नावली पांडे से। मैम, आप सर को कैसे सपोर्ट की थी, किस प्रकार? देखिए, कभी कभी आदमी जो चाहता है ना उस चीज़ के बारे में खुद भी नहीं समझ पाता कि मेरा इस तरफ फोकस है। मेरी शादी हुई 2010 में इनके साथ, और उससे पहले जैसा इन्होंने बताया कि ये जिस कॉलेज में पास आउट हुए वहीं पे इन्होंने एज ए एचओडी काम किया। और बट एक इंटरेस्ट होता है कि नहीं, मुझे कंपनी भी देखनी है, सर्च करनी है, वहाँ पे देखना वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो एज अ इंजीनियर इन्होंने कंपनी भी ज्वाइन की जिनका नाम इन्होंने बताया। बट कहीं ना कहीं मन में एक खटक सी थी कि नहीं, बच्चों से थोड़ा सा रुझान अलग हो गया, बच्चों से कट आउट हो गए। और जैसे कि बताया कि ट्रेनिंग होती थी, ये करते थे, फिर उन्होंने अपना एक चीज़ बनाया कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है और इसका यूटिलाइजेशन एज जैसे मैंने कॉलेज में प्रोफेसर काम किया है तो मैं बच्चों के प्रति जुड़ूँ। तो इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला एज ए इंजीनियर पीयूष पांडे के नाम से। तो वहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें डालते रहे, करते रहे। फिर मुझसे डिस्कस किया कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ और आगे करूँ। तो उसके रुझान में मैंने फिर से अपना शुरू किया सारी चीज़ें। और अभी 1 साल से यहाँ पे शिफ्ट हुए। फिर बच्चों को फोकस करते हुए इन्होंने अपने सारे चैनल्स बनाना शुरू किए। बट ये है कि इनका इंटरेस्ट था तो मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा चलो अच्छा है, अगर आपका मन है तो करिए। और अभी फर्दर भी बच्चों को लेके फोकस करके ये प्रोग्राम बनाते जा रहे हैं। और मेन चीज़ बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे बच्चों को तो फोकस करो, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हर चीज़ है। बट बच्चों का क्या है कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है यहाँ पे अपना पूर्वांचल में। बच्चे बोलने में घबरा रहे हैं, कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके ये फोकस करते हुए बच्चों को चल रहे हैं कि उनके अंदर जो नर्वसनेस है, जो घबराहट है, उस चीज़ को कम किया जाए और आगे जाके अपने पूर्वांचल के बच्चे अपना नाम रोशन करें। हाँ, ये तो है कि पूर्वांचल में कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा कमी है, तो कॉन्फिडेंस कम रहता है। मैम, आप बताइए, कॉन्फिडेंस अगर लो है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने सर से भी ये क्वेश्चन किया, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसा कि पहले सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, बच्चे खुद को अंडरएस्टिमेट मत करें। आप कभी अपने आप को किसी से कम मत समझो। जो है एक लैंग्वेज है, इंग्लिश है, एक लैंग्वेज की तरफ फोकस करो। और रहे कि देखो, जैसे बाहर आप निकलोगे, अगर आप बोलोगे तो 4 लोग आप पे अगर मान लो थोड़ी सी गलती हुई तो हंसेंगे, हंसने वाले हंसते हैं, उसको एक किनारा करिए। आप अपनी चीज़ पे फोकस करिए। कोई भी चीज़ है प्रयास करने से ही आती है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, टाइपिंग है, आप मोबाइल पे टाइप करते हो, वैसे कर रहे हो। कोई भी चीज़ है, आप नई शुरुआत करते हो, शुरू में क्या है, आप मोबाइल पे करोगे या कहीं पे भी करते हो, आपकी स्पीड स्लो है। करते 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 आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आप यही चीज़ें हम ये कहेंगे कि जो सर ने बताई वो चीज़ तो आप फॉलो करिए करिए। शीशे के सामने देख के बोलिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और अपनी रोज़मर्रा के फ्रेंड सर्कल में आप उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, बट जैसे ही आप उसको कोशिश करेंगे, अपनी एक रूटीन में ले आएंगे, तो कोशिश करते 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 आप उसमें इतने अच्छे परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी करना है आप उस पर अपना काम करते रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन बोल रहा है, उसको इग्नोर करते हुए अपनी मेन चीज़ पे फोकस करो। मैम, क्या सर आपको वक्त दे पाते हैं? जी बिल्कुल। उनकी यही चीज़ बहुत अच्छी है कि वो अपने काम को और अपनी फैमिली लाइफ को दोनों को बराबर टाइम देते हैं। वो ऑफिस की जो मैंने इंडस्ट्री लाइफ में उनके साथ थी, कभी भी वो ऑफिस का हेडेक अपने घर नहीं लेके आते थे। यही उनकी परफेक्शन लगती है कि जो चीज़ जिसकी जहाँ पे जो प्रायोरिटी है, मुझे रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने मुझे भी टाइम दिया है, ऑफिस की रिक्वायरमेंट है ऑफिस को भी टाइम दिया है। हाँ, और मेरा इंटरफेरेंस भी कम रहा कि कभी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कभी मैंने उसे क्वेश्चन नहीं किया।
क्योंकि वो इतने परफेक्ट है कि वो दोनों चीज़ को लेके इतना बराबर चले कि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन करने की उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद आपका भी।